क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में फ्लाइट का टिकट इतना महंगा क्यों होता है? आप गूगल पर बेंगलोर से लखनऊ की टिकट चेक करते हैं और कीमत देखकर आप एक पल को रुक जाते हैं। 99,000? हाँ, सही सुना आपने, 99,000। और उसी समय उसी एयरपोर्ट से दुबई की फ्लाइट आपको सिर्फ 18,000 रुपए की मिलती है। सवाल उठता है, जब दुबई जैसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन सस्ती हो सकती है तो भारत के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाना इतना महंगा क्यों है? इसका जवाब सीधा नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं कई लेयर्स। टैक्स, चार्जेस, एयरपोर्ट पॉलिसी, फ्यूल की कीमतें और एयरलाइंस की गिरती हालत। और जब इन सब का खेल शुरू होता है तब टिकट की असली कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाती, वो बन जाती है सिस्टम की कहानी। मान लीजिए आपने एक फ्लाइट टिकट बुक की 4600 रुपए में। आपको लगता है कि यही पैसा एयरलाइंस को जा रहा है, लेकिन हकीकत में उस 4600 में से एयरलाइंस के पास सिर्फ 478 रुपए बचता है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है? जवाब है सरकार के टैक्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की फी और कुछ ऐसी स्कीमें जिनके बारे में आपने कभी शायद ही सुना हो। हर टिकट पे सबसे पहले लगता है 5% जीएसटी, उसके बाद आता है कॉमन यूजर टर्मिनल फी जो 553 तक जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जब एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, बोर्डिंग गेट तक पहुंचते हैं या बैगेज बेल्ट यूज करते हैं तो उसके लिए भी आप ही दे रहे हैं। फिर आता है रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज, आरसीएस, जो 170 रुपए का होता है। ये पैसा उस उड़ान स्कीम को सपोर्ट करता है जिसे कभी लॉन्च किया गया था उड़े देश का आम नागरिक के नारे के साथ। यानी जिन रूट्स पर एयरलाइंस को घाटा हो सकता है वहां उन्हें चलने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन वो इंसेंटिव असल में आपसे ही लिया जाता है। अब रुकिए, ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आता है 50 रुपए का एविएशन सिक्योरिटी फी जो सीआईएसएफ यानी सुरक्षा बल की खर्च के लिए लिया जाता है। और इसके ऊपर आता है यूजर डेवलपमेंट फी, यूडीएफ, जो हर एयरपोर्ट पर अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर ये 150 का होता है तो कुछ जगहों पर 1200 रुपए तक जाता है। और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्राइवेट एयरपोर्ट्स ऑपरेटर सरकार को बोली लगाकर एयरपोर्ट लेते हैं और फिर ये पैसा रिकवर करने के लिए पैसेंजर्स पर चार्ज बढ़ा देते हैं। अब समझिए सिस्टम को जरा और गहराई से। जब अहमदाबाद एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ तो अडानी ग्रुप ने एक बिड लगाई जिसमें उन्होंने सरकार को कहा कि हर पैसेंजर पर हम आपको 1777 रुपए देंगे। बाकी कंपनियों ने 500-600 रुपए की बोली लगाई, लेकिन अडानी की बोली सबसे ऊपर थी, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट मिल गया। अब ये 1777 रुपए वो एयरपोर्ट कैसे कमाए? सीधा फॉर्मूला, यात्रियों पर यूडीएफ बढ़ा दो, चार्जेस बढ़ा दो। नतीजा, आप जब भी फ्लाइट पकड़ते हैं आप एयरपोर्ट कंपनी के प्रॉफिट में योगदान दे रहे हैं बिना अपनी मर्जी के। अब बात करते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल की, यानी वो फ्यूल जिससे फ्लाइट उड़ती है। भारत में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वजह, इस पर जीएसटी लागू नहीं होता, इसकी जगह लगता है एक्साइज ड्यूटी और स्टेट टैक्स। ये मिलाकर कुल टैक्स के 25 से 35% तक पहुंच जाता है। दूसरे देशों में एविएशन फ्यूल जीरो रेटेड टैक्स में रखा जाता है ताकि एविएशन सस्ता रह सके, लेकिन भारत में ये सबसे महंगे फ्यूल्स में आता है। इसका सीधा असर एयरलाइन की लागत पर पड़ता है और वो लागत टिकट में जुड़ जाती है। अब आते हैं एयरलाइंस की हालत पर। पिछले कुछ सालों में भारत की कई एयरलाइंस या तो बंद हो चुकी हैं या भारी घाटे में चल रही हैं। जेट एयरवेज, किंगफिशर, गोफर्स्ट, ये नाम कभी चमकते थे, आज ये इतिहास बन चुके हैं। 2023 में गोफर्स्ट ने अचानक ऑपरेशन बंद कर दिया। लाखों लोग अपनी टिकट लेकर फंसे रह गए। मार्केट में एक बड़ा गैप आ गया। जब डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम तो कीमतें ऊपर बढ़ जाती हैं। और यही हुआ। इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें बढ़ाई, लेकिन उनके पास तुरंत इतने विमान नहीं थे कि पूरा गैप भर सके, इसलिए किराया अब भी ऊंचा बना हुआ है। आपने गौर किया होगा कि त्योहारों और गर्मियों की छुट्टी में किराया अचानक दुगुना तीन गुना हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है डायनेमिक प्राइसिंग। एयरलाइन का एक सिस्टम होता है जो ये देखता है कि कौन सी फ्लाइट कितनी तेजी से भर रही है। अगर तेजी से बिक रही है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दाम बढ़ा देता है। यही कारण है कि जिस टिकट को आप आज 3000 में देख रहे हैं वो कल 9000 की हो सकती है। और ये सब इंसान नहीं करते, कंप्यूटर एल्गोरिथम ने तय किया होता है। तो क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। सबसे पहले तो एटीएफ को जीएसटी के तहत लाना चाहिए ताकि टैक्स बोझ घटे। दूसरा, एयरपोर्ट चार्जेस पर कंट्रोल होना चाहिए। यूडीएफ जैसी फीस को पारदर्शी बनाना जरूरी है ताकि यात्रियों को पता चले कि वो पैसा किस लिए दे रहे हैं। उड़ान स्कीम जैसी योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए कि वो आज भी आम आदमी के लिए काम कर रही है या सिर्फ कागजों में सजी हुई है। एक और जरूरी कदम, नए एयरलाइंस को एंटर करने के लिए बेहतर माहौल देना चाहिए। ज्यादा कंपटीशन होगा तो किराया खुद ब खुद नीचे आएगा, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक भारत में फ्लाइट से सफर करना आम आदमी के लिए एक सपना ही बना रहेगा। वो सपना जो हर टिकट बुक करने से पहले टूटने लगता है। तो अगली बार जब आप टिकट बुक करें और स्क्रीन पर 12,000 का किराया देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक सीट नहीं ले रहे हैं, आप सरकार की टैक्स पॉलिसी, एयरपोर्ट ऑपरेटर की बोली, एयरलाइंस की लागत और सिस्टम की पारदर्शिता, इन सब का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपने भी कभी सोचा है कि यार ट्रेन से जाना सस्ता है, फ्लाइट क्यों इतना महंगा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मुद्दों की असली तस्वीर बिना लाग लपेट के सामने लाई जाए तो सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्टूडियो को।
यहाँ हम ना सिर्फ सवाल उठाते हैं बल्कि जवाब भी खोजते हैं, बिना एजेंडा, बिना डर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी अगली उड़ान से पहले थोड़ा सिस्टम को भी समझिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।